नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान से पहले भाजपा के मुख्य कार्यालय एकात्म परिसर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पत्रकार वार्ता ली, जिसे पत्रकारों से रूबरू होकर इस लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पूरे छत्तीसगढ़ में की गई सभाएं एवं कार्यकर्ता सम्मेलनों के जरिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को केंद्र में दोबारा काबिज करने के लिए किए गए प्रयासों पर प्रकाश डाला एवं बताया कि केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा किए जा रहे देश हित के कार्यों को छत्तीसगढ़ की जनता भी अपना आशीर्वाद दे रही है और इस बार भी केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनना तय है। और जिस तरह से हम पूरे प्रदेश में जनताओं के बीच में गए और उनका जो रिस्पांस हमको मिला, उसके अनुसार हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि पूरी 11 की 11 सीट इस बार के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और इस चुनाव में एक और खासियत रही कि इसमें विदेश के 4 देशों के डेलीगेट्स भी, राजनेता यहाँ पर आए अपने चुनाव प्रचार को देखने के लिए। ये भी एक इस चुनाव कैंपेनिंग की खासियत रही। और इस चुनाव में आप सब लोगों ने भी खूब परिश्रम किया, पसीना बहाया, इसलिए आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये चुनाव प्रचार में हम लोगों ने जनता तक ये पहुंचाया है कि ये जो चुनाव है लोकसभा का बड़ा महत्वपूर्ण है। 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गांव, गरीब, किसान, मजदूरों के लिए काम किया। राम मंदिर का निर्माण पूरा हुआ। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा, लेकिन तीसरे बार जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे तो 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का ये चुनाव है। और आने वाले 5 वर्षों में 2029 तक हमारे देश को आर्थिक क्षेत्र में तीसरा सबसे बड़ा ताकत बनाने का ये चुनाव है। ये सब हम लोगों ने और हमारे नेताओं ने जनता तक पहुंचाने का काम किया है। लेकिन इस चुनाव कैंपेनिंग में एक जो विपक्ष के द्वारा, विपक्ष और इंडी गठबंधन के द्वारा जो नकारात्मकता, दुष्प्रचार और बदजुबानी जो उनके तरफ से थी, ये सारी सीमाएं लांघ दी। और विशेषकर छत्तीसगढ़ में जो तासीर है उसके बिल्कुल विपरीत। और पूरा देश हमारे छत्तीसगढ़ की सभ्यता और संस्कृति को जानता है, लेकिन विपक्ष का ये झूठ, दुष्प्रचार और बदजुबानी ये कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ की तासीर को शर्मिंदा किया है, जो कि छत्तीसगढ़ की जनता को बिल्कुल अस्वीकार्य है। और इसमें मुख्य रूप से जो 3 महीने में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मोदी की गारंटी को पूरा करने का प्रयास किया है, उसको पहुंचाने का काम किए हैं। पिछले कांग्रेस की सरकार में 18 लाख गरीब लोग ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए। हमारी जब 15 साल की सरकार थी उस समय बहुत लोगों का मकान प्रारंभ हुआ था, उनको आगे का किस्त भी नहीं मिला और आज अधूरा उनका मकान रह गया है। तो ये 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति 13 दिसंबर 2023 को हमारी सरकार शपथ ली और 14 दिसंबर को ही पहला कैबिनेट बैठक करके 18 लाख मकान की स्वीकृति दे दिए हैं, जिसका निर्माण अब अतिशीघ्र प्रारंभ होने वाला है। और उसी तरह से 2 साल का बकाया बोनस 12 लाख से ज़्यादा किसानों का जब हम लोग सरकार में थे दे नहीं पाए थे, और जिसका देने का वादा कांग्रेस पार्टी ने भी अपने जन घोषणा पत्र में की थी, लेकिन 5 साल तक उस पर चर्चा भी नहीं हुई। और हम लोगों ने 25 दिसंबर को ही, मतलब मुश्किल से सरकार शपथ लेने के 10-12 दिन के अंदर ही 12 लाख से ज़्यादा किसानों का 3716 करोड़ रुपया 2 साल का बकाया बोनस देने का काम किए। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने का वादा था, 21 क्विंटल के हिसाब से धान खरीदे
और मुझे बताते हुए गौरव हो रहा है कि इस साल सबसे ज़्यादा धान 145 लाख मीट्रिक टन धान, जो कि अभी का रिकॉर्ड है, वो छत्तीसगढ़ की सरकार ने खरीदी। और जो अंतर की राशि थी उसको एक मुश्त देने का वादा था। और 12 मार्च को 24,72,000 से ज़्यादा किसान इस साल धान बेचे। उनकी अंतर की राशि 13,320 करोड़ रुपया देने का काम इस सरकार ने किया। उसी तरह से जो विवाहित माताएं बहनें हैं, उनको महतारी बंधन योजना में साल का 12,000 प्रति महीने 1,000 रुपया देने का वादा था, उसको भी हमारी सरकार ने पूरा किया। और अभी तक 3 महीने का 3 किस्त महतारी बंधन का भेज चुकी है। और हमारी माता बहनों को आश्वस्त किए हैं कि हर महीना पहले सप्ताह में ही उनका पैसा महतारी बंधन का जाने वाला है। रामलला दर्शन योजना भी शुरू कर चुके हैं। 22 जनवरी को भगवान राम भव्य मंदिर में विराजे हैं, उसके तत्काल बाद से हमारी सरकार ने रामलला दर्शन योजना शुरू कर दिया है। और हम समझते हैं कि अभी तक हजारों की संख्या में राम भक्त भगवान राम का दर्शन करके आ गए हैं। उसी तरह से जो बस्तर और सरगुजा संभाग, जो आदिवासी बाहुल्य संभाग है, वहाँ पर तेंदुपत्ता होता है, जो वनवासियों के लिए आय का एक बड़ा जरिया होता है आदिवासियों के लिए, जिसको हरा सोना कहा। 7 मई को होने वाले मतदान के लिए शासन प्रशासन सहित अन्य संस्थाएं भी खुलकर सामने आ रही है। इसी कड़ी में हिंदू युवा मंच ने भी पहले मतदान फिर खान पान का नारा बुलंद करते हुए विभिन्न स्थान पर जाकर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया। प्रदेश के सबसे बड़े संगठन हिंदू युवा मंच के द्वारा पूरे शहर में भ्रमण करते हुए लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया गया। साथ ही विशाल रैली निकाली गई। रैली शहर के हृदय स्थित पुराना बस स्टैंड से निकलकर लंगूरवीर मंदिर, गांधी चौक, सराफा बाजार, इंदिरा मार्केट आदि मार्गों से भ्रमण करती हुई व्यापारियों एवं नागरिकों में मतदान करने की अपील करती नजर आई। 100% मतदान अभियान के अंतर्गत हिंदू युवा मंच छत्तीसगढ़ ने दुर्ग लोकसभा के अंतर्गत आने वाली दुर्ग भिलाई, दुर्ग ग्रामीण, पाटन, अहिवारा, साजा एवं वैशाली नगर विधानसभा में तूफानी संपर्क अभियान का शुभारंभ किया। हिंदू युवा मंच की अनुषांगिक संगठन हिंदू युवा छात्र मंच द्वारा सभी कॉलेज में संपर्क करते हुए पहली बार के वोटर्स पर विशेष ध्यान देते हुए 100% मतदान करने अपील की गई। साथ ही महिला इकाई आदि शक्ति द्वारा भी समस्त महिला समूहों समेत अन्य स्थानों पर 100% मतदान करने के लिए अपील किया गया। श्रमिक बस्तियों में श्रम शक्ति द्वारा समस्त श्रमवीरों से देश हित में 100% मतदान करने का संकल्प दिलवाया गया। वोट करने जा रहे हैं। आप सब भी आपसे निवेदन है कि कृपया टाइम निकालकर वोट देने जरूर जाए। भले ही धूप है, भले ही बारिश है, लेकिन आपको थोड़ा समय लेकर के हमारे देश के लिए वोट देने जरूर जाना होगा। जय हिंद, जय भारत। सूर्यकांत तिवारी हनुमान मंदिर से मुझे सारे भारतवर्ष वासियों से यही निवेदन है कि इस बार मतदान पूरी तरीके से 100% मतदान करें। तो हम भी जाएंगे वोटिंग करने के लिए, आप लोग भी चाहिए वोट डालने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वोट डालिए। सबको अपने कन्विंस भी करिए वोट डालने के लिए। गर्मी बारिश तो लगा ही रहता है, आपको जाना चाहिए वोट देने के लिए। हम भी जाएंगे, आप भी जाइए। एक स्वस्थ लोकतंत्र में हर एक सामाजिक, सांस्कृतिक, देशभक्त संगठन का कर्तव्य बनता है कि सभी को मतदान करने जागरूक करें। आपका वोट देश के लिए बहुत कीमती है, छोटे बड़े जो भी है सब मतदान जरूर कीजिए। तो अच्छा लगेगा। अपना वोट वेस्ट मत करिए, भले किसी को भी दीजिए बट वोट दीजिए। वोट किसी को भी कीजिए मत कीजिए, वोट दीजिए, बहुत ज़रूरी है वोट देना और देश की भलाई। थोड़ा समय ज़िंदगी में आप भी निकालिए, वोट के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप थोड़ा समय अपना वोट के लिए अवश्य जरूर दें। सब मिलके वोट करें। हिंदू युवा मंच का आह्वान, पहले मतदान फिर खान पान। लोकतंत्र का ये उत्सव भारत के हर एक नागरिक को अपनी पसंद की सरकार चुनने का अधिकार देता है। इस अधिकार के लिए ही आपके पुरखों ने विश्व विजयी अंग्रेजों तक को भारत से उखाड़ फेंका था।
आज लोकतंत्र के इस महापर्व पर हम सभी को ये शपथ लेना चाहिए कि 100% मतदान करें और अपने आसपास के लोगों को भी मतदान करने जागरूक करें। एसीएन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। 7 मई को लोकसभा का चुनाव दुर्ग जिले में संपन्न होना है। इसे लेकर शासन प्रशासन तो अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है, परंतु इस बार आम जनमानस में भी मतदान को लेकर काफी उत्सुकता देखी जा रही है और हर सामाजिक, धार्मिक एवं समाज सेवी संस्थाओं द्वारा भी 100% मतदान को लेकर सभी को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में खुर्सीपार के बीएसपी अस्पताल में भी डॉक्टर एवं अन्य कर्मचारी एवं स्टाफ द्वारा इस निर्वाचन के महापर्व में अपनी महती भूमिका निभाते हुए 100% मतदान करने और करवाने का संकल्प लिया गया कि अपने आने वाले मतदान प्रक्रिया में और लोकतंत्र को मजबूत करने में अपना पूर्ण योगदान देंगे और अन्य लोगों को भी मतदान करने के लिए प्रेरित करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज़ के साथ। भारत के बुजुर्गों की शान, पंचरत्न पहचान। देश की संस्कृति को बचाना है तो पंचरत्न को ही अपनाना है। जी हाँ, पूजा की सर्वश्रेष्ठ धोतियाँ। अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग। बता दे, रेडीमेड धोतियाँ, धोती दुपट्टा सेट, मर्सराइज्ड धोतियाँ, पॉली कॉटन धोतियाँ, प्योर कॉटन, सफेद एवं रंगीन सभी रंगों में आकर्षक धोतियाँ उपलब्ध। पूजा सिद्ध करने हेतु पंचरत्न धोतियां ही उपयोग करें। पंचरत्न धोतियां। हमारा पता अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080। ओनली शी। जी हाँ, खास महिलाओं की पसंद का ख्याल रखते हुए ओनली शी के तहत विशाल रेंज उपलब्ध है। ओनली शी की लेगिस व हॉट पैंट की विशाल श्रृंखला, आकर्षक प्रोडक्ट, कुर्ती पैंट, शैम्प वेयर, स्ट्रिंग पैंट, कॉटन पैंट, प्लाजो, कैप्री पैंट, वुमेन शर्ट्स, हॉट पैंट, कैमिसोल, साइकिलिंग शर्ट्स, राउंड नेक टी शर्ट, वी नेक टी शर्ट, जोगर पैंट, ट्रैक पैंट, प्रिंटेड टी शर्ट, कम्फी पैजामा, चूड़ीदार लेगिस, एंकर लेंथ लेगिस, किड्स लेगिस। ओनली शी के प्रोडक्ट के तहत अधिकृत विक्रेता ओनली शी। जी हाँ, अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080।
एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध, साथ ही सीसीटीवी कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी। अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता भक्त माता कर्मा चौक, छावनी, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9589309949, 9893399132। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है। हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेट सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार।
के बाद आप सबका स्वागत है। लोकतंत्र के महापर्व पर लोगों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील करते हुए हिंदू युवा मंच आदि शक्ति इकाई द्वारा अपील की गई। लोकतंत्र के महापर्व पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए मतदान करने की अपील डॉक्टर भावना ने की। समस्त भाइयों बंधुओं को मेरा सत सत प्रणाम। अब वह घड़ी आ चुकी है जहां पे हमें अपना कर्तव्य निभाना है। कर्तव्य ही नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। लोकतंत्र के इस उत्सव में हम सब मिलकर के मतदान जरूर करें। लोकतंत्र के इस उत्सव में मैं समस्त पदाधिकारीगण, समस्त कार्यकर्ताओंगण एवं समस्त नागरिकों से निवेदन करती हूं कि अपना थोड़ा सा समय निकाल करके मतदान जरूर करें। लोकतंत्र में शक्ति जनता में निहित होती है और यह शक्ति को आपको सदुपयोग करना है। आप घर से बाहर निकल करके 10 मिनट का समय लेकर के मतदान जरूर करें। अपने दोस्तों, अपने परिचित और अपने आसपास के लोगों को भी मतदान देने के लिए जागरूक करें और उन्हें प्रेरित करें। आपका मतदान, आप अपनी पसंदीदा सरकार चुन सकते हैं। यह आपका निर्णय है, तो मतदान करने जरूर जाएं। धन्यवाद। लोकसभा चुनाव 2024 हेतु आदर्श आचार संहिता 16/3/2024 को आदर्श आचार संहिता के लागू होने के उपरांत पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में जिले के विभिन्न थाना चौकी द्वारा लगातार अभियान चलाकर बदमाश, असामाजिक तत्वों, अवैध शराब, गांजा, विभिन्न नशीली दवाओं के तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है। विगत वर्षों में नक्सल प्रभावित रहे विभिन्न ग्रामों का 5 बार एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की गई एवं समय समय पर दिगर राज्य की पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त सर्चिंग अभियान, कॉम्बिंग गश्त चलाया गया। पुलिस द्वारा क्षेत्र के होटल, ढाबा, लॉज, बस स्टैंड एवं अन्य भीड़भाड़ वाले संवेदनशील इलाकों में नियमित रूप से चेकिंग अभियान चलाया गया। जिले में पुलिस ने अर्धसैनिक बलों के साथ मिलकर सभी क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकालकर असामाजिक तत्वों को कड़ा संदेश दिया है। जशपुर जिले में सुरक्षा व्यवस्था एवं प्रभावी चेकिंग हेतु अंतर्राज्यीय बॉर्डर चेक पोस्ट सहित सीमावर्ती सरहदी क्षेत्रों में अंतर जिला चेक पोस्ट की व्यवस्था कुल 10 जगह भलमंडा, लोदाम, डडगांव, सकरगेड़ा, कोल्हन झरिया, लावाकेरा, ऊपर कछार, कांची, आस्था, सुखरापारा, सुरंग पानी, तिलगेडमा पर भी की गई। इन चेक पोस्ट पर गुजरने वाले वाहनों की पूरी तरह चेकिंग करने के उपरांत वाहनों का नंबर, वाहन चालक का नाम एवं पहचान दर्ज की गई। साथ ही 3 फ्लाइंग स्क्वाड को भी तैनात किया गया है। दिनांक 16/3/2024 से दिनांक 4/5/2024 तक की कार्रवाई की जानकारी इस प्रकार से एसपी शशि मोहन ने दी है। आचार संहिता लगने के बाद जशपुर पुलिस लगातार लघु अधिनियम और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई जारी रखी। साथ ही होटल, ढाबा, लॉज की चेकिंग, नाकेबंदी, 10 SST पॉइंट, 3 FST पॉइंट के माध्यम से और वाहन चेकिंग के माध्यम से नशीले पदार्थों के खिलाफ लगातार अभियान, शराब के कोचियाओं के खिलाफ लगातार अभियान करते हुए 1147 असामाजिक तत्वों के खिलाफ में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई, जिसमें लगभग 550 लोगों के खिलाफ बॉन्ड ओवर की कार्रवाई भी की गई। कई लोगों को जेल भेजा गया। आर्म्स एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई। इस तरीके से नक्सल एरिया में भी एरिया डोमिनेशन का भी काम किया गया। तो जब से आचार संहिता लगा, पुलिस के द्वारा लगातार उसके मद्देनजर विभिन्न प्रकार की कार्रवाइयां करते हुए कई लोगों को जिला बदर भी किया गया और आने वाले दिनों में जो 7 तारीख को इलेक्शन होना है उस दिन पूरी कोशिश जशपुर पुलिस ने किया है कि शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शांतिपूर्ण ढंग से मतदान करने के लिए घरों से निकले। ये जशपुर पुलिस का प्रयास है। दुर्ग न्यायालय में शनिवार को एक मामला सामने आया जिसमें परिवार के केस में पहुंची महिला ने वकील को चप्पल से मार दिया, जिसके बाद आक्रोशित अधिवक्ताओं ने दुर्ग थाने का घेराव कर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। दुर्ग न्यायालय में शनिवार को महिला द्वारा वकील को चप्पल से मार देने का मामला सामने आया है। इसके बाद आक्रोशित सभी अधिवक्ताओं ने वकील के समर्थन में दुर्ग सिटी कोतवाली का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया और महिला के खिलाफ अपराध दर्ज करने की मांग कर डाली। मुर्दाबाद मुर्दाबाद पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद 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 अभी तैयार लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तैयार लड़ाई है, आगे और लड़ाई है।
महिला के द्वारा वकील को चप्पल से मारे जाने का मामला बढ़ता ही रहा, जिसके बाद सभी अधिवक्ताओं ने सड़क जाम कर पटेल चौक पर धरना प्रदर्शन किया और नारेबाजी करते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े होकर महिला पर अपराध दर्ज करने की मांग कर डाली। इस मामले में दुर्ग अधिवक्ता संघ की अध्यक्षा नीता जैन ने इस तरह की जानकारी मीडिया को दी है। आज नेताम साहब के यहाँ एक मामला परिवाद का असीम सिंह उसमें अधिवक्ता थे। वो महिला उनकी ही मतलब पक्षकार थी। उस महिला ने मतलब दोनों परिवार में आपस में ही मनमुटाव है दो भाइयों के बीच में, तो वो एक तो बोलता है नहीं नहीं आप करोगे, एक बोले नहीं नहीं, ऐसा करके विवाद करने लगे। तो बोले भाई परिवाद है, आप लोग आपस में तय कर लो करके। तो इस बीच में महिला तू तड़ाक से उससे मतलब वकील साहब से बात करने लगी, तू कौन होता है रे बोलने वाला, इस प्रकार से। तो बोले वकील साहब को ऐसी भाषा में मत प्रयोग करिए, आप न्यायालय में आइए, न्यायालय में ढंग से बात करिए। तो वो उठ के वकील साहब को एक थप्पड़ मार दी। हाथ में उनके निशान भी है, जो मारी है उसका निशान भी है। तो जब थप्पड़ मारी तो वकीलों ने देखा कि वकील को थप्पड़ मारी तो वकील पीछे घूमे। इस बीच में ये आकर थाने में पहले आ गई, अपना मतलब अपने आप को सेव करने के लिए थाने में आके रिपोर्ट लिखाने लगी झूठी कि मेरे को वकील साहब मारे हैं, जबकि हकीकत ये है और सीसी कैमरे में सारी चीज़ें आई है। लेकिन सीसी कैमरा चूँकि न्यायालय का है उसको देख नहीं सकते अभी फ़िलहाल, लेकिन हकीकत ये बात आई थी। हमने कहा कि सारी बातें हमने बताई है और उसके बाद भी मैंने कहा कि चलो भाई मामला हो गया है, परिवार पक्षकार का मामला है, आपस में सुलझा लिया जाए करके। हम थाने में भी बैठे कि चलो भाई आपस में एक दूसरे का विवाद हुआ है, आपस में सॉरी बोल के ख़त्म कर दो। वो महिला मतलब एक वकील साहब झुकने को तैयार है, लेकिन वो महिला बोलती नहीं नहीं मैं नहीं झुकूंगी, मतलब इतने हाथ पार कर दी। तब हम लोगों ने कहा कि नहीं, इतनी अकड़ तो ठीक नहीं है, गलती भी करो और ऊपर से अकड़ रखोगे तो ये शोभा नहीं देता। तब हमने कहा कि नहीं अब तो इनके ऊपर FIR दर्ज होना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने, हमारी मांग थी कि एक तो गलत काम करो और ऊपर से चोरी, ऊपर से सीना चोरी वाली बात आ रही है, तो अब FIR होना चाहिए। तब हम लोगों ने सबसे हम सॉरी बोलवा रहे हैं, लेकिन वो बोलने को तैयार नहीं हुई है। इतनी अकड़ अच्छी बात नहीं है। आप कोर्ट में आ रहे हो, तरीके से आना चाहिए, सभ्यता से बात करना चाहिए, वकील को तू तड़ाक से बात नहीं करना चाहिए। और उसके बाद में और वकील को थप्पड़ मारेगी तो कोई भी वकील बर्दाश्त नहीं करेगा। मैडम क्या कारण था कि वकील लोग? यही कारण था कि हमने कहा कि FIR करो, तो प्रशासन एक सप्ताह का समय बोल रहा था। हमने कहा एक सप्ताह नहीं, क्योंकि संज्ञेय मामला है इसलिए तत्काल अपराध पंजीबद्ध किया जाए, और वही मांग थी और वो मांग हमारी। चप्पल की बात बताए ना हमने कि चप्पल मारी है जिसका निशान भी है वकील साहब के सामने, आप देख सकते हो उसमें उनके साइड में चप्पल का निशान भी है। और हम लोगों ने इसीलिए एडवोकेट को आए दिन पक्षकारों से इस प्रकार का सामना करना पड़ता है, इसलिए हमारी मांग है प्रोटेक्शन एक्ट जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया गया है, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी चुनाव के समय तो बहुत लंबे चौड़े कहा गया था कि प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाएगा, लेकिन अभी तक प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं हुआ है। और जैसे ही चुनाव हो जाता है, आचार संहिता के बाद हम लोग प्रोटेक्शन एक्ट की मांग करेंगे और इसके लिए धरना प्रदर्शन चाहे जो करना होगा हम करेंगे। चक्कर जम चूँकि वो सहयोग नहीं कर रहे थे इसलिए हम लोगों ने मांग किया है। बता दें दुर्ग न्यायालय में अचानक हुए इस मामले से शहर की मुख्य सड़क पर अधिवक्ताओं का आक्रोश नजर आया। इस मामले के चलते शहर की सड़कों से गुजरने वाले आम नागरिकों को काफी परेशानियों का सामना करते देखा गया। लोकसभा चुनाव के चलते लगे आदर्श आचार संहिता के बाद भी शहर के पटेल चौक पर इस तरह की स्थिति निर्मित हुई, जिससे आम लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करते देखा गया। बहरहाल इस मामले में दुर्ग पुलिस ने दोनों के खिलाफ FIR दर्ज कर मामले को शांत करवाया। इस संबंध में दुर्ग CSP ने मीडिया के समक्ष इस प्रकार की जानकारी दी है। मामला इस तरह है कि लगभग 12 बजे के करीब एक महिला और उनके पति थाने में आए यह कंप्लेंट देके कि एक वकील जिनके वो क्लाइंट हैं उनके द्वारा महिला पर और उनके पति पर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। तो इसी दबाव के बनाने के दौरान उनका आपस में विवाद हुआ और महिला का कहना था कि उन वकील ने उनको थप्पड़ मार दिया महिला को।
तो उसी के वकील का कहना था कि महिला ने उनको चप्पल से मारा। तो दोनों पक्षों के बीच में आपसी विवाद का मामला था और उसी को लेके वकीलों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। और दोनों इसको देखते हुए हम दोनों के खिलाफ मतलब एक जांच करेंगे और सबसे पहले एफआईआर करेंगे और उसके बाद फिर आगे की जो भी जांच होगी उसके नहीं, आचार संहिता लगी हुई है, वो इलेक्शन से रिलेटेड है। वो चक्का जाम अब नहीं है, वो हट गया है। 3 घंटे नहीं हुआ, 3 घंटे नहीं। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय पब्लिक स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध, साथ ही सीसीटीवी कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी। अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय पब्लिक स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय पब्लिक स्कूल में सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता उदय पब्लिक स्कूल, उदय कॉलेज नियर एसीसी बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8349381497। तो जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। उदय पब्लिक स्कूल। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट एसीसी बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई में। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नंदनी थाना क्षेत्र अंतर्गत एनके क्रशर खदान में चैन माउंटिंग में डीजल डालते समय हादसा हो गया। मौके पर मौजूद 3 श्रमिक बुरी तरह झुलस गए, जिसे दुर्ग जिला अस्पताल लाया गया है। वहीं इनकी हालत देख रात सेक्टर 9 अस्पताल में रिफर किया गया। भिलाई के नंदनी थाना क्षेत्र अंतर्गत शनिवार को एनके क्रशर खदान में एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें वहां मौजूद श्रमिक द्वारा चैन माउंटिंग में डीजल डालते समय अचानक आग लगने के कारण ये ब्लास्ट हुआ।
वहां मौजूद 3 श्रमिक बुरी तरह से आग से झुलस गए हैं, जिसके बाद आनन फानन में तीनों श्रमिकों को दुर्ग के जिला अस्पताल लाया गया। यहां बर्न यूनिट ने उनकी हालत न सुधरते देखते हुए तीनों गंभीर श्रमिक मरीजों को सेक्टर 9 हॉस्पिटल में रिफर कराया। गौरतलब है कि चेन माउंटिंग में डीजल डालते समय ये हादसा हुआ है और इसके चलते वहां मौजूद 3 श्रमिक उसकी चपेट में आ गए। वहीं मौके पर पहुंची दुर्ग पुलिस और खदान के श्रमिकों के सहयोग से गंभीर श्रमिकों को अस्पताल लाया गया, जहां अब उन 3 श्रमिकों का इलाज सेक्टर 9 हॉस्पिटल में जारी है। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। कौमी एकता और अखंडता की मिसाल पेश कर हजरत बाबा सैयद अब्दुल रहमान शाह काबुली के 72वें उर्स पाक मनाने को लेकर सालाना उर्स पाक कमेटी के अध्यक्ष प्रकाश देशलहरा की उपस्थिति में बैठक आयोजित की गई, जिसमें बाबा के उर्स को मनाने और कामयाब करने चर्चा की गई। हर साल की तरह इस साल भी हजरत बाबा सैयद अब्दुल रहमान शाह काबुली रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स बेहद ही शान और शौकत के साथ मनाया जाएगा। उर्स पाक कमेटी के अध्यक्ष प्रकाश देशलहरा की अगुवाई में कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा बैठक आयोजित की गई। बैठक में इस वर्ष बाबा साहब के 72वें उर्स मनाने को लेकर चर्चा की गई। और आप सबको उसकी एडवांस में बधाई दे रहा हूं। और आप सबसे ये निवेदन है कि जिस तरीके से हर साल हम एक साथ एकजुट होकर काम करते हैं, इस साल भी करना है और बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि अपने आप में विगत 10-15 सालों में ग्रुप का एक इतिहास बना है। इसमें 2-3 चीज़ें किसी भी, मैं तो खैर जाता नहीं, जो चाहते हैं लोग बताते हैं दूसरी जगह कवाल से, कि यहाँ का अनुशासन, यहाँ की व्यवस्था उनको कहीं देखने नहीं मिलती। तो अपने को उसको परंपरा को बनाए रखना है। सारे जितने भी पदाधिकारी हैं या सदस्य हैं, कोई ऐसा नहीं कि कोई छोटा है या कोई बड़ा है, सब एक बराबर है। ठीक है, कुछ पद होते हैं, कुछ नहीं होते, लेकिन जो काम करता है वो पदाधिकारी से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। खाली पद लेके अगर घर में बैठे और लाज बिल्ला लगा के आ जाए, उस पदाधिकारी का कोई महत्व नहीं। दूसरी बात, गौरतलब है कि दुर्ग के पुराना बस स्टैंड स्थित दरगाह में हजरत बाबा सैयद अब्दुल रहमान शाह काबुली रहमतुल्लाह अलैह के 72वें उर्स पाक के अवसर पर इस बार कमेटी के द्वारा 5 दिवसीय भव्य आयोजन किया जाएगा। आयोजन में 29 मई को शाही संदल खादिम आस्ताना के घर से निकाला जाएगा। इसके बाद 30, 31 और 1 जून को कव्वाली का शानदार जंगी मुकाबला आयोजित किया जाएगा, जिसमें तीनों दिन देश के नामी गिरामी कव्वाल और फनकारों के द्वारा अपनी यहां पर प्रस्तुतियां दी जाएगी। इसके साथ ही उर्स के आखिरी दिन कुल की फातिहा के साथ उर्स का समापन किया जाएगा। 83 में इस कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर बन के उसने फायर जरूरत नहीं थी, और जब पहला उर्स आया तो मेरे पास स्टाफ आया मेरा, वो बोले भैया उर्स हो रहा है, क्या करना है, क्या होता है। मैं तो पहली बार फिर जानकारी में आया था, और हम लोग जनता ट्रांसपोर्ट, ग्रुप डिस्ट्रिक्ट मोटर कामगार और ग्रुप ट्रांसपोर्ट तीनों मिलकर लंगर करते थे। इस साल वो दोनों नहीं करना, तो मैं बोला क्या करना है, बोले ये लंगर करना चाहिए। 2-3 साल तो बंद हो चुका था उसके पहले। तो मैं बोला आप लोग जितना आप लोग कलेक्शन स्टाफ कर सकता कर, बाकी जितना कम पड़ेगा वो मेरे से चालू हुई है। आज तक उनकी देन है, ऊपर वाले की देन है, हम कभी फेल नहीं हुए। हमारा बराबर लंगर होते आया है, और मेरे ख्याल से मुझे याद ही नहीं कि यहाँ से कोई भूखा लौटता हो। आप 11 बजे आ जाए, 12 बजे भी आ जाए। बैठक में चर्चा हुई और चर्चा में निर्णय के बाद सालाना उर्स पाक कमेटी के अध्यक्ष और सभी पदाधिकारियों द्वारा प्रोग्राम का पोस्टर विमोचन किया और सभी पदाधिकारियों को अपनी अपनी जिम्मेदारियां यहां पर सौंपी गई। इस संबंध में सालाना उर्स पाक कमेटी के अध्यक्ष प्रकाश देशलहरा और सेक्रेटरी रऊफ कुरैशी ने
प्रदेश की जनता और बाबा के चाहने वालों से अपील करते हुए उर्स पाक को कामयाब बनाने सहयोग प्रदान करने की बात कही। इस दौरान बैठक में उर्स पाक कमेटी की अनंत यादव, संरक्षक राजू भाटिया, उपाध्यक्ष रऊफ कुरैशी, सेक्रेटरी रज्जब अली, दरगाह प्रबंधन कमेटी हाजी इसराइशाद, अमजद अली, भाजपा नेता हाजी हनीफ भिंडसारा, इकराम कुरैशी, मारूफ आलम, पाशी अली, हैदर अली, आलोक नारंग, अफसर कुरैशी, शेख असलम सहित अन्य लोग। हर साल की तरह इस साल भी 4 दिवसीय बाबा के उर्स का प्रोग्राम होगा। पहले दिन संदल और 29 तारीख को संदल निकलेगा, शाही संदल निकलेगा, जो पूरा शहर को का गश्त करते हुए लास्ट में दरबार में आके चादर चढ़ाई जाएगी। और 30, 31 और 1 को 3 दिवसीय कव्वाली का प्रोग्राम रहेगा। हर साल की तरह इस साल भी वही प्रोग्राम है सारा। और जो हमारा दुर्ग पायल ट्रेवल्स और दुर्ग ट्रांसपोर्ट की तरफ से जो लंगर होता है प्रतिवर्ष की भांति, वह भी एज इट इज़ होगा। 3 दिन तक यहाँ पे सार्वजनिक लंगर कराया जाएगा, जिसमें दरगाह में आने वाले सारे श्रद्धालु और जो भी शहरी लोग हैं वो 3 दिन लंगर करते हैं यहाँ पे। और उसके लिए कोई क्राइटेरिया तय नहीं कि कौन खाएगा और कौन नहीं खाएगा। बाबा का 72वां वर्ष है उर्स का, और हर साल की माफिक इस साल भी बहुत मनाया जाएगा। मैं सभी प्रदेशवासियों से और शहर के वासियों से अपील करता हूँ कि इस प्रोग्राम में तन मन धन से सहयोग करके इस प्रोग्राम को सफल बनाएं। और दुर्ग में एक परंपरा रही है कि जो बाबा का जो उर्स है वह उर्स के रूप में नहीं मनाकर कौमी एकता के रूप में मनाया जाता है, जिसमें सर्वधर्म के लोग बाबा के ऊपर श्रद्धा रखते हैं, वो आते हैं, संदल अपने चद्दर चढ़ाते हैं। इसलिए हम इस उर्स के मौके को एकता उत्सव के रूप में मनाते हैं। बहरहाल हर साल की तर्ज पर इस साल भी बाबा साहेब का उर्स पाक काफी शानों और शौकत के साथ शहर भर में मनाया जाएगा। ACN न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। तीसरी ऑल इंडिया लाठी स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का समापन दुर्ग में हुआ। इस प्रतियोगिता में लगभग 300 प्रतिभागी बच्चों ने हिस्सा लिया और पूरे देश के हर प्रांत से बच्चों ने अपना जौहर दिखाया। ये 3 दिवसीय प्रतियोगिता 2 मई से 4 मई तक आयोजित की गई, जिसमें सर्वाधिक गोल्ड सिल्वर मेडल लेकर छत्तीसगढ़ ओवरऑल चैंपियनशिप बना। ऑल इंडिया लाठी स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का 3 दिवसीय प्रतियोगिता का समापन बड़ी ही सादगी से संपन्न हुआ। ये आयोजन 2 मई से 4 मई तक आयोजित किया गया था। समापन के दिन भी सर्वप्रथम आयोजन के मुख्य अतिथि नेतराम जी अग्रवाल एवं आयोजकों की टीम द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया। उसके बाद विधि अनुसार सभी अतिथियों का स्वागत सम्मान यहाँ पर किया गया। प्रतियोगिता में देश के सभी प्रांत से लगभग 300 खिलाड़ियों ने उपस्थित होकर अपना जौहर दिखाया था। फिलहाल इस खेल को किसी भी पटल पर मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। बावजूद इसके इस खेल में प्रतिभागी बने बच्चे ये बता रहे हैं कि खेल कितना लोकप्रिय हो चला है। इस प्रतियोगिता में सभी बच्चे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते नजर आए। समापन के दिन इस खेल में आपसी भिड़ंत देखने को मिली और प्रत्येक द्वंद्व युद्ध में खिलाड़ियों ने ये साबित कर दिखाया कि भारत देश का ये पारंपरिक खेल उनकी रगों में बसा हुआ है। आयोजन के अंतिम दिन सभी वेट कैटेगरी में छत्तीसगढ़ की टीम ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए सर्वाधिक स्कोर कायम किया और सबसे ज्यादा गोल्ड और सिल्वर मेडल पर कब्जा जमाते हुए इस प्रतियोगिता का सिरमौर बना। पूजा शर्मा यूपी रेड कॉर्नर, ऋषिका और छत्तीसगढ़ ब्लू कॉर्नर अपने कॉर्नर से आगे बैठ जाए। पूजा शर्मा फ्रॉम यूपी रेड कॉर्नर अपने हैंड रेज करने में थोड़ा दिक्कत आता है। ऋषिका संदेश ब्लू कॉर्नर
आयोजन के समापन के दिन मंच पर उपस्थित अतिथियों का स्वागत सम्मान शॉल, श्रीफल और मोमेंटो देकर किया गया। उपस्थित अतिथियों ने खिलाड़ियों के द्वंद्व प्रतियोगिता को देखकर दांतों तले उंगलियां दबा डाली। इस आयोजन की जानकारी ऑल इंडिया लाठी स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रतीक अग्रवाल एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश लाठी खेल के अध्यक्ष अरविंद सिंह खुराना एवं महासचिव संदीप ताम्रकार ने जानकारी दी। ये आज का जो ये लाठी स्पोर्ट कंपटीशन 3rd इंडिया चैम्पियनशिप जो यहाँ पे गायत्री पैलेस में हो रही है, ये ठीक है, भले कि आपने बोला कि नेशनल लेवल में नहीं है, पर ये नेशनल लेवल तक पहुँचे, ये हम सरकार तक ये बातें, ये चीज़ें पहुँचें, इसीलिए कंपटीशन और ये चैम्पियनशिप्स हो रही हैं ताकि सरकार ये देखे कि देखिए यहाँ पे बच्चियाँ और बच्चे इतने सतर्क हो चुके हैं लाठी में कि वह यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं। और पहले यहाँ पे मात्र 10 बच्चे आते थे, आज देखिए यहाँ पे 100 से ऊपर के बच्चे यहाँ पे भाग ले रहे हैं। कोशिश यही है कि सरकार तक ये बात पहुँचाने की कि ये कंपटीशन एक ऐसा कंपटीशन है जिसमें आज बच्चे और बच्चियाँ मिलके इसको बहुत शौक़ से और बहुत शिद्दत से खेल रहे हैं और इसको नेशनल लेवल तक लेके जाने की पूरे प्रयत्न कर रहे हैं। लाठी के लिए मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रयास बाकी रहेगा। अभी ये लोकसभा चुनाव के बाद हमारी पूरी टीम, हमारी पूरी संस्था की ये कोशिश यही रहेगी कि इसको ऊपर तक एक गुजारिश लेके हम अपने आदरणीय सांसद श्री विजय बघेल जी से ये गुजारिश करके ये स्पोर्ट को नेशनल में ले जाने की पूरा हम आग्रह करेंगे और हमें पूरा यकीन है कि यह स्पोर्ट को आगे ज़रूर लेके जाएंगे। देखिए, ये लाठी स्पोर्ट चैम्पियनशिप है, इसमें विभिन्न तरीके से लाठी चलाने का एक प्रतियोगिता रहती है। इसके अलावा लाठी से अपन कैसे खेलते हुए कैसे बच्चों को मारना सीख सकते हैं, अपने आप को बचाना सीख सकते हैं, उस तरह की सारी कलाएं और विधाएं इसमें सीखी और सिखाई जाती हैं। ये तीसरा लाठी स्पोर्ट चैम्पियनशिप यहाँ दुर्ग छत्तीसगढ़ में आयोजित किया जा रहा है। इसमें 10 राज्यों से करीब 300 बच्चे आए हैं खेलने के लिए, जो कि यहाँ गायत्री पैलेस में ही रुके हैं पिछले 3 दिनों से। 2 तारीख से अपना हमारा ये आयोजन शुरू हो गया था। 2 तारीख को शाम से बच्चे लोग इकट्ठे हो गए थे और उन्होंने अपने अपने कार्यक्रम, प्रतियोगिताएं शुरू हुई थी। 3 तारीख को हमारा यहाँ पे ऑफिशियल ओपनिंग सेरेमनी हमने किया, जिसमें गायत्री पैलेस से श्री नेत्राम जी अग्रवाल ने इसका दीप प्रज्वलन किया था। उनके साथ में मनोज अग्रवाल जी थे। हमारे लाठी स्पोर्ट्स दिल्ली की पूरी टीम है यहाँ पे। इसके अलावा जो 10 राज्य जिनकी टीमें यहाँ आई हैं, उसमें दिल्ली, अपना कर्नाटका, तमिलनाडु, पुडुचेरी, MP, UP, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये टीम, महाराष्ट्र, ये टीमें यहाँ पे आई हैं जिनके बच्चे यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। 3 दिवसीय कार्यक्रम था, आज तीसरा दिन था। लगभग अंतिम चरण चल रहा है कार्यक्रम का। और इस तरह लाठी की बेसिकली ये जो है लाठी की नई नई जो अपनी पारंपरिक खेल है जो कि लुप्त होता जा रहा है, उसका पुनर्जीवन करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन का रक्षा के आत्मरक्षा खास तौर से महिलाओं और बुजुर्गों के लिए, जो कि आज के समय में जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, महिलाओं की आत्मरक्षा के लिए जिसके लिए अपन एक हथियार के लाठी को एक हथियार या औजार के रूप में यूज़ कर सकते हैं, जिसके लिए किसी प्रकार की कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं रहती है और महिला इससे आसानी से अपनी आत्मरक्षा कर सकती है। 3rd ऑल इंडिया लाठी स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप में जो हमारे सब जूनियर हैं, जूनियर हैं, कैडेट्स हैं, सीनियर हैं एंड मास्टर वर्ग के जो प्रतिभागी हैं वो आए हैं और करीब 300 प्रतिभागी आए हैं, जिसमें 8 साल से लेकर मास्टर्स के कैटेगरी 30 साल के ऊपर तक के हमारे बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। जिसमें से अगर ओवरऑल अभी देखा जाए तो पुडुचेरी और छत्तीसगढ़ के प्लेयर सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट किए हैं, जिसमें अभी संख्या का अगर हम मूल्यांकन करें तो 25 मेडल, गोल्ड मेडल अभी छत्तीसगढ़ को मिल चुका है। 20 गोल्ड मेडल जो है वो पुडुचेरी को मिला है और उसके बाद है यूपी, उनको 10 गोल्ड मेडल मिल चुके हैं। उसके बाद झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, 5 मेडल, 7 मेडल, 8 मेडल, ऐसे सब जगह मेडल्स यहाँ पर जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ का कैसा प्रदर्शन है? अभी छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन बहुत अच्छा चल रहा है। फर्स्ट अगर बात करें तो रनर अप में फर्स्ट पोजीशंस पे अभी हम लीड कर रहे हैं। अभी बहुत सारे इवेंट अभी जो बचे हैं, थोड़ी देर के बाद लास्ट हो जाएगा। सर वैसे बात करें तो 10 अलग अलग राज्यों से यहाँ पर बच्चे प्रतिभागी हुए हैं, जिसमें से बिहार है, महाराष्ट्र है। किस तरह का प्रदर्शन है खास करके छत्तीसगढ़ का? छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा बेहतर रहा और इस प्रदर्शन के बाद मुझे लग रहा है कि हमने 25 गोल्ड मेडल पदक प्राप्त कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट जो ट्रॉफीज़ जो है मैं निश्चित तौर पे ये सभी कमेटी मेंबर और सभी लोगों की तरफ से कि छत्तीसगढ़ फर्स्ट पोजीशन लीड करे और ये ट्रॉफी हम ही विजेता घोषित करें।
सर बहुत सेफ़ है, क्योंकि हमारे जो यहाँ पर जो सेफ़ हैं बच्चे लोगों के लिए हमने हेड के चोट लगने के लिए हमने हेड गार्ड करवाया है, हमने उनको प्रोटेक्टिव चेस्ट गार्ड भी दिए हैं, इवन हैंड्स में हमने ग्लोव्स पैड करवाए हैं और बच्चों को किसी प्रकार की कोई भी चीज़ों के लिए चोट नहीं लगेगी। किस तरह के नियम से खेला जाता है और किस तरह की लाठी होती है ये? लाठी जो रहती है सर हमारी जो बेत की रहती है, जो बच्चे लोगों का जो कान के हाइट तक हम लोग लाठी लेते हैं, जिसमें जो बच्चे जिस कैटेगरीज में रहते हैं उसके अकॉर्डिंग में वो लाठी रहेंगे। और लाठी फाइट जो रहेगा जिसके लिए हमारे लेदर्स के सॉफ्ट एक स्टिक रहेगी, उनके थ्रू हम लोग स्ट्राइक करके ओपोनेंट के थ्रू हम लोग फाइट करते हैं। फिलहाल इस आयोजन में छत्तीसगढ़ प्रदेश की टीम ने यह साबित कर दिखाया है कि लाठी खेल में उनका कोई सानी नहीं और आने वाले समय में जब ये खेल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर नजर आने लगेगा तब छत्तीसगढ़ प्रदेश की टीम इस देश का परचम भी लहराने तैयार खड़ी होगी। एसीएन न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।